बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी और आज आप दी अमेज़न सीरीज़ की चौथी किस्त देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज की किस्त का बाकायदा आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि आप एक मंज़र इमेजिन करें कि आप एक ऊंचे पहाड़ी मैदान में चलते चले जा रहे हैं कि अचानक आपको सामने रख के कुछ बड़े बड़े पत्थर दिखाई देने लगते हैं। ज़मीन पर हर तरफ बिखरे हुए देवकामत पत्थर। लेकिन ये पत्थर बेशक्ल किस्म की चट्टानें नहीं हैं, बल्कि ऐसे पत्थर हैं कि जैसे किसी ने इन्हें इंतहाई एडवांस्ड CNC मशीन के साथ काटा हुआ है। इनमें से कुछ पत्थर एच शेप में हैं और इनकी कटिंग इस तरह से हुई हुई है कि ये एक दूसरे में फिट हो सकते हैं, इंटरलॉक हो सकते हैं। इन्हें एच ब्लॉक्स कहते हैं और हर एच ब्लॉक पर पेचीदा खाने, नामुमकिन एंगल्स और जाविये, ये सब हथौड़ी और छेनी से तो होना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। बल्कि एक पत्थर में हुए सुराख को देखकर तो यूँ लगता है कि जैसे किसी ने इस पर पावर टूल्स इस्तेमाल किए हैं, मसलन ड्रिल मशीन वगैरह कि जो बिजली से चलती है और एक इंतहाई जदीद इजाद है। फिर कुछ पत्थरों के किनारे तो ऐसे तेज़ यानी रेज़र शार्प एजेस हैं कि किसी ने कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल मशीन या फिर लेज़र कटिंग मशीन से इन्हें काटा हो। फिर बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं रहती, क्योंकि इनमें से हर ब्लॉक साइज़ में बिल्कुल एक जैसा है। किसी दो ब्लॉक्स में 1 इंच का भी फ़र्क नहीं है। नाकाबिले यकीन इंजीनियरिंग, मशीन जैसी एक्यूरेसी और पत्थरों की सरफेस यानी सतह वो इतनी मुलायम है, इतनी प्लेन है कि अगर दो ब्लॉक्स आपस में एक साथ जुड़ जाएं तो इनके दरमियान आप एक ब्लेड को भी दाखिल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी इंतहाई जदीद कटिंग मशीन के साथ तराशे हुए 150 टन के लीगो टुकड़े हों। लेकिन मिस्ट्री यहाँ भी मुकम्मल नहीं होती, बल्कि मज़ीद पुरअसरार हो जाती है, क्योंकि ये ब्लॉक्स 2 किस्म के पत्थरों से बने हुए हैं। पहला एंडेजाइट और दूसरा सैंडस्टोन, कि जिन्हें काटना आम औजारों के साथ तकरीबन नामुमकिन होता है। आम हथौड़ियाँ, छेनी या रेगमार इन पत्थरों के ऊपर असर नहीं करते, तो इन्हें काटने के लिए आपको इंतहाई पावरफुल टूल्स चाहिए होते हैं। लेकिन इस जगह के मुतल्लिक सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिस इलाके में ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ के रहने वालों ने कभी पहिया इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी वो लोग किसी भी किस्म की हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, किसी भी किस्म की गाड़ी या किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे। लिहाजा हमें कोई आइडिया नहीं कि ये लोग सैकड़ों टन वज़नीन बड़े बड़े ब्लॉक्स को मैदान के इस तरह बीचों बीच किस तरह लाए होंगे। और ये जगह कोई प्लेन मैदान नहीं है, बल्कि इसके इर्द गिर्द इंतहाई खुरदुरे पहाड़ हैं कि जहाँ तो पहियों वाली बड़ी बड़ी क्रेन्स भी नहीं जा सकती, लेट अलोन के इतने बड़े बड़े तराशे हुए पत्थर। आज इस जगह का नाम है प्यूमा पुंकू और ये एक ऐसी साइट है कि जैसे किसी पुरअसरार फिल्म का सेट होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी फिल्म के बरक्स ये जगह एक अटल हकीकत है और एंडीज़ पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद है। और अजीब इतनी कि यहाँ पहुंचकर आज भी साइंसदान, इंजीनियर्स और तारीख़ के माहिरीन एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। प्यूमा पुंकू को किसने बनाया ये बात कोई भी नहीं जानता, लेकिन किसी ज़माने में ये जगह अमेज़न के जंगलों और उसके करीब रहने वाले इंका लोगों की मिल्कियत हुआ करती थी। इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि इन नाकाबिले यकीन ब्लॉक्स के बनाने वाले शायद इंका लोग थे। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं कि जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं। मसलन सबसे पहला तो ये सवाल कि ये ब्लॉक्स हकीकतन आखिर किसने बनाए थे? क्या वाकई इंकाज ने या फिर उनसे पहले गुजरी किसी कौम ने? फिर इनके बनाने का मकसद क्या था? अब तो ये ब्लॉक्स अगरचे टूट फूट गए हैं, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि किसी ज़माने में ये टुकड़े आपस में मिलकर एक अज़ीमुश्शान इमारत बनाते होंगे कि जिसका क्या मकसद था इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। इसीलिए कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कुछ हवालों से प्यूमा पुंकू मिस्र के अहरामों से ज़्यादा हैरान कुन है। मसलन अहराम मिस्र एक तो प्लेन सहरा में बने हुए हैं, वहाँ तक स्टोन ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करना फिर भी आसान रहा होगा। करीब से दरियाई नील भी गुजरता है और आज बहुत सारी थ्योरीज हैं भी कि वो लोग दरियाई नील में बड़ी बड़ी कश्तियों में रखकर अहराम के ब्लॉक्स को वहाँ तक लाए होंगे। लेकिन प्यूमा पुंकू, जैसा कि मैंने बताया कि ये पथरीले और नुकीले पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है,
कि जहाँ कोई सड़क नहीं जाती और ना ही यहाँ तक पहिए आते हैं। फिर जब ये बड़े ब्लॉक्स आपस में जुड़ते हैं तो इन्हें यकजा रखने के लिए किसी सीमेंट की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ये सीमेंट के बगैर ही इतने मजबूत जुड़े होते थे कि इनके गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी जो ये डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं ये बाद के लोगों की हुई तोड़ फोड़ है कि जो इन ब्लॉक्स में बेसिकली छुपा हुआ ख़जाना ढूंढने आए थे, वरना ये ब्लॉक्स एक तवील अरसे तक आपस में इंटैक्ट रहे थे। और सच कहूँ तो किसी किस्म के सीमेंट या गारे या मोटर के बगैर इन पत्थरों को रखना ऐसे है कि जैसे आज हम कोई घर बनाएं लेकिन ना ही उसमें प्लस्तर करें ना ही उसमें सीमेंट का इस्तेमाल करें, सिर्फ ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखें और उम्मीद करें कि ये घर नहीं गिरेगा। क्या ये मुमकिन हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन प्यूमा पुंगू में ऐसा हुआ है। कोई सीमेंट, कोई मोटर, कुछ भी नहीं। बल्कि कुछ एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स ने यहाँ तक बताया है कि इन पत्थरों पर ऐसा कोई निशान भी नहीं है कि जिससे पता चले कि इन्हें यहाँ घसीट कर लाया गया था। घसीटने के निशान यानी किसी किस्म की कोई रगड़ या कोई स्क्रैच वगैरह। लिहाजा कभी कभार तो यूँ लगता है कि जैसे ये 150 टन के वज़नी ब्लॉक्स जैसे हवा में तैरते हुए इस कम्प्लेक्स तक पहुँच गए होंगे। तो फिर प्यूमा पुंगू का ये मावराई सा सेट किस तरह या कैसे बना होगा? मैं आपको 2 थ्योरीज बताता हूँ कि जो इस वक्त मकबूल हैं, और फिर वहाँ से आगे हम इंका एम्पायर की तरफ चलेंगे। एक ऐसी एम्पायर कि जो बादलों में अपने महलात बनाया करती थी। एच ब्लॉक्स के मुतालिक पहली थ्योरी ये है कि जो बड़ी अजीब सी है लेकिन इस वक्त रिसर्च कम्युनिटी के दरमियान बहुत संजीदगी के साथ डिस्कस हो रही है कि वो लोग पत्थरों को पिघला सकते थे। ये बात है तो थोड़ी सी अजीब कि भला पत्थर को कैसे पिघलाया जा सकता है, लेकिन एंडीज़ पहाड़ों के बाज़ कस्बों में एक कदीम लोक कहानी सुनाई जाती है कि इंकाज एक ख़ास पौधे या जड़ी बूटी का रस इस्तेमाल करते थे कि जो पत्थरों को नरम कर देता था। यानी जब वो इस जड़ी बूटी को ग्राइंड करते, उसे पीसते, तो उसका एक पेस्ट, एक रस निकल आता था, और जब उस रस को वो लोग बड़े बड़े पत्थरों पर लगाते तो वो पत्थर मिट्टी की तरह नरम हो जाता था कि जिससे फिर आसानी के साथ उसे शक्ल दी जा सकती थी। और फिर जब वो रस खुश्क हो जाता तो एक बार फिर से पत्थर दोबारा अपनी असल सख्ती के अंदर वापस आ जाता था। बल्कि एक मरतबा तो एक आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर डेनम ने इस थ्योरी पर पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि जिसका नाम था इंका एम्पायर की 3D प्रिंटिंग। कुछ माहिरीन मानते हैं कि ये रस शायद किसी किस्म का कोई कुदरती तेज़ाब था, लेकिन अब तक ऐसा कोई पौधा या ऐसा कोई फार्मूला नहीं मिला। लिहाजा इस थ्योरी पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। कहने के साथ हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी थ्योरी की तरफ के जो बाज़ औक़ात एहराम मिस्र के ब्लॉक्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, और वो थ्योरी है आवाज़ की ताकत के साथ बड़े बड़े पत्थरों को हिलाने के राज पर। देखिए, साइंस ये बात मानती है कि इस कायनात की हर चीज़ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रही है, और अगर हम कोई ऐसी आवाज़ पैदा कर लें कि जिसकी फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो उस पर हमें पूरा कंट्रोल हासिल हो जाएगा। यही राज है इस बात का कि तानसेन आवाज़ के साथ शीशे का गिलास कैसे तोड़ दिया करते थे। वो ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ पैदा कर लेते थे कि जिस पर शीशे का ग्लास वाइब्रेट कर रहे। तो कुछ रिसर्चर्स ये भी डिस्कस करते हैं कि शायद इंका एम्पायर्स के लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों को हिलाने के लिए शायद इंफ्रासाउंड आवाज़ों का राज मालूम कर लिया था। इस थ्योरी की एक वजह यह भी है कि एंडीज़ पहाड़ों के कुछ बुज़ुर्ग एक दास्तान सुनाते हैं कि इंका पुजारी कुछ ख़ास तरह के ढोल, बांसुरियाँ और शेल ट्रम्पेट्स के साथ इस तरह के साज पैदा करते थे कि पत्थर अपने आप ही एक तरह से हरकत करने लग जाता था। अच्छा, इस थ्योरी को थोड़ी सी तकवीयत एक बात और भी देती है कि आज भी एंडीज़ के पहाड़ों में कुछ गारें ऐसी हैं कि जिनमें ज़रा सी सरगोशी भी आवाज़ को कई गुना एम्पलीफाई कर देती है। वो गारें एक तरह के साउंड चैम्बर्स हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंका लोगों ने आवाज़ों के राज जान लिए थे? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो बात हम 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं वो ये है कि उन्होंने किसी न किसी तरह से इंतहाई एडवांस्ड और नाकाबिल यकीन किस्म की तामीरात बनानी सीख ली थी। लिहाजा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं सिवाय इसके
कि हम इंका एम्पायर के मुतल्लिक मज़ीद जाने कि शायद हमें वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि एक मुसलमान को इससे क्या फ़ायदा है, तो इनके मुतल्लिक जानकर एक मुसलमान सूरह रोम की आयत नंबर 42 पर अमल कर रहा होगा कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले गुजरे हैं उनका क्या अंजाम हुआ है, और उनमें से ज़्यादातर मुशरिक थे। रोम 30:42। ओके, द अमेज़न सीरीज़ की पहली किस्त के अंदर मैंने आपको एक लफ्ज़ बताया था, प्रिस्टीन सिविलाइजेशन, यानी एक ऐसी तहजीब, ऐसे लोग कि जो दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में बग़ैर किसी बैरूनी इन्फ्लुएंस के अपने आप परवान चढ़े हों। उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ुबान डेवलप की हो, ख़ुद अपने रहने के नए तरीके ईजाद किए हों, उनका अपना एक स्टाइल हो, किसी और ने बाहर से आकर उन्हें ये ना बताया हो कि ऐसे करना है और ऐसे बोलना है। इसकी एक मिसाल एंशिएंट इजिप्शियंस थे कि उनकी अपनी ज़ुबान, अपना स्टाइल, अपना आर्किटेक्चर था कि जो आपको कहीं और नहीं मिलता। तो इंका एम्पायर्स उन 6 प्रिस्टीन सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन थी कि जो अमेज़न जंगल से परे एंडीज़ के पहाड़ों में अपने आप ही परवान चढ़ती चली गई। लेकिन उनमें कुछ बातें ऐसी भी थीं कि जो किसी और तहजीब में नहीं थीं। मसलन सबसे बड़ी बात कि तमाम तहजीबों ने पहिए का इस्तेमाल किया है सिवाय इंकाज़ के। ये लोग पहिया इस्तेमाल ही नहीं करते थे। उनके यहाँ कोई हथगाड़ी, कोई बैलगाड़ी, कोई घोड़ा गाड़ी, कुछ भी नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन का तमाम तर काम या तो इंसान अपने हाथों से उठाकर करते थे, यानी कमर पर लाद कर, या फिर छोटे ऊंट की तरह नज़र आने वाले इस जानवर लामा के ऊपर रख कर। फिर दूसरी बात कि जो किसी और तहजीब में नहीं थी सिवाय इंकास के, कि इन लोगों ने कभी कुछ नहीं लिखा। किसी और प्रिस्टीन तहजीब ने यह काम नहीं किया। सब ने अपनी अपनी लिखाइयाँ, अपनी अपनी यादगारें छोड़ी हैं। मसलन एंशिएंट इजिप्शियंस ने हायरोग्लिफ्स छोड़े हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी किसी ज़माने के पाकिस्तान में रहने वाली तहजीब ने भी मोहरें और बहुत कुछ छोड़ा है। मायान्स और एस्टैक्स, पिछली 2 किस्तों के अंदर मैंने आपको उनकी कई कई किताबों के नाम गिनवाए हैं, बट नॉट इंकास। इंकास ने ना तो कभी कोई स्टोन टैबलेट लिखी है और ना ही कभी किसी किस्म का कोई टेक्स्ट। और ये बात उन्हें सबसे ज़्यादा पुरस्कार बनाती है कि किसी भी लिखाई या लिखत पढ़त के बगैर किस तरह उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तामीरात कर ली। बाय द वे, अभी मैं आपको उनकी एक और हैरत अंगेज़ तामीर दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह एक सॉलिड थ्योरी इस बात पर भी दूंगा कि ये तामीरात आखिर उन्हें सिखाई किसने होंगी। सन 1911 की बात है कि एक अमेरिकन एक्सप्लोरर मिस्टर हायरम बेंगहम पेरू के पहाड़ों में अपनी पसंदीदा एक्टिविटी यानी माउंटेनियरिंग कर रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि दूर नज़र आने वाले 2.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों में बादलों के अंदर एक किला बना नज़र आ रहा है। अगले दिन मिस्टर हायरम उस पहाड़ पर पहुंचे और वहां मौजूद घनी झाड़ियों और ज़मीन पर फैली हुई बेहंगम बूटियों को हटा हटा कर देखने लगे। और फिर 4 महीने की मेहनत और लातादाद मज़दूरों को अपने साथ मिलाने के बाद सामने आया माचू पिचू का गुमशुदा शहर, इंका एम्पायर का वो गुमशुदा हीरा कि जिसके मुतालिक पिछले 500 साल से कोई कुछ नहीं जानता था। वो शहर की जिसके गिर्द बादल इस तरह तैरते हैं कि जैसे बादलों में ढकी हुई एक सल्तनत हो। वंस अगेन बड़े बड़े पॉलीगोनल पत्थर एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे गए हैं कि सीमेंट या प्लस्तर का नामो निशान ही नहीं है। फिर भी इस किले का ज़्यादातर हिस्सा आज भी डे 1 की तरह कायम है। रहने के लिए कमरे, नहाने के लिए तालाब के जिनमें बारिशों का पानी इकट्ठा होता था और फिर स्टेप डाउन होते हुए नीचे इन खेतों पर आता था कि जिन्हें इस तरह बनाया गया है कि पहाड़ पर से लैंडस्लाइडिंग यानी ज़मीन सिरकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सीढ़ियों जैसे लगने वाले ये खेत आज भी मजबूत हैं और इस टेक्निक को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। और ये इंका एम्पायर की बेहतरीन इंजीनियरिंग की सिर्फ एक मिसाल है, क्योंकि टेरेस फार्मिंग से बारिशों का पानी ज़ाया ही नहीं होता था और बारिशें इस शहर के पनपने का वाहिद सोर्स थीं। इतनी ऊंचाई पर ज़मीन से पानी नहीं आता, ना ही कुएं और ना ही चश्मे, बल्कि बारिशें वो इस शहर को सस्टेन करने का वाहिद सोर्स थीं। और फिर सबसे ऊपर किला, वहाँ जितना पानी ज़रूरत होता रोक लिया जाता और फिर बाकी पानी नीचे खेतों की तरफ बहना शुरू हो जाता और यूं
पहाड़ पर आबाद ये पूरा शहर साफ पानी के साथ सैराब हो जाता। आपको पता है कि जब इंका एम्पायर को हस्पानवी कॉन्किस्टाडोर्स ने टेक ओवर कर लिया, जिसके मुतालिक मैं अभी आपको आगे चलकर बताऊंगा भी, तो हस्पानवियों को ये पहाड़ी शहर नज़र ही नहीं आए। ये बादलों में इस तरह छुपे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ऊपर भी कोई शहर आबाद हो सकता है। इसीलिए माचू पिचू 500 साल तक लोगों की नज़रों से छुपा रहा था। आज इस किले का नाम मॉडर्न रिसर्चर्स ने माचू पिचू रखा हुआ है, कि जिसका मतलब होता है कदीम एहराम, क्योंकि इस किले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि ये लोग भी मायान्स और एज़टेक्स की तरह आसमानों, सितारों और सेलेस्टियल बॉडीज से बहुत उन्स रखते थे, सितारों के साथ मोहब्बत रखते थे। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 200 बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सबसे अहम और बड़ी जगहों पर जितने भी कंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं वो सूरज, चांद और सितारों की अलाइनमेंट के हिसाब से हुई हुई हैं। और इनमें से कुछ इमारतें ऐसी हैं कि जब सूरज, चांद और दूसरे सैयारे एक ख़ास तरह की अलाइनमेंट में आ जाएं तो रात के अंधेरे में वो इमारतें चमकने लग जाती हैं। और कुछ टूरिस्ट्स ये दावा करते हैं कि उस वक्त, यानी जब ये इमारतें चमक रही होती हैं, तो उस वक्त उनके करीब से हल्की हल्की मौसीकी सुनाई दे रही होती है। अब ऑफ कोर्स ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स तो हैं नहीं, बल्कि कुछ टूरिस्ट्स की दी हुई रिपोर्ट्स हैं, इसलिए हम इनकी साइंटिफिक वजह तो नहीं ढूंढेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक ही बात को बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे हों तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई सच्चाई छुपी होती है। तो फिर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि इंका तहज़ीब ने इतनी ज़बरदस्त तामीरात करना आखिर सीखा कहाँ से? और इस सवाल का जवाब छुपा हो सकता है उन लोगों के मजहबी अकायद में। बाय द वे, मैंने आपको बताया था कि इंका लोगों का कोई राइटिंग सिस्टम तो था नहीं कि जिससे हमें पता चले कि वो एग्जैक्टली मानते क्या थे। लेकिन जब हस्पानवियों ने टेक ओवर कर लिया तो उस वक्त पढ़ने लिखने वाले कॉन्किस्टाडोर्स ने इंका लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतालिक अपनी यादाश्तें महफूज कर ली। तो उन यादाश्तों के ज़रिए हमें पता चलता है कि मायान्स और एज़टेक्स की तरह इंका एम्पायर भी कुफर और शिर्क के अंदर बुरी तरह से डूबी पड़ी थी। उनके यहाँ 3 अच्छी बातें ज़रूर थीं कि जिन्हें ये गुनाह कबीरा समझते थे। पहली चीज़ चोरी करना, दूसरी चीज़ झूठ बोलना और तीसरी चीज़ काहली यानी सुस्ती करना। ये 3 बातें ऐसी थीं कि जो इंका तहज़ीब में गुनाह कबीरा का दर्जा रखती थी, लेकिन इसके अलावा उन लोगों में कुफ्र और शिर्क कूट कूट कर भरा हुआ था। उनका बादशाह उनके लिए सब कुछ होता था। बादशाह को एक तरह से खुदा का रूप समझा जाता था, उसका हुक्म ही उनके लिए शरीयत होती थी। इसीलिए अपने बादशाह के मुतालिक उन्होंने बहुत सारी यादाश्तें रिकॉर्ड करवाई हैं, और हमें जो लीड मिलती है वो बेसिकली उनके बादशाह ही से मिलती है, या फिर अगर स्पेसिफिक होकर कहूँ तो उनके बादशाह के ताज से। ये ताज बहुत अहम है, इसे आपने अपने जहन में रखना है। अभी मैं इस पर दोबारा वापस आऊँगा। वो लोग बादशाह को एक अक्स मानते थे, उस देवता का कि जो सूरज की तरफ से आया था, और उस देवता ने उन लोगों को पौधे उगाना, हथियार बनाना और तामीरात करना सिखाया था। और फिर वही इंका तहज़ीब का सबसे पहला बादशाह बना था। और फिर अपने देवता बादशाह के अक्स के तौर पर इंकाज ने हर नए बादशाह को उसी की तरह का ताज पहनाना शुरू कर दिया। इसीलिए ये लोग अपने बादशाहों से जुनून की हद तक मोहब्बत रखते थे, क्योंकि उनमें उन्हें अपने देवता की झलक दिखाई देती थी। बादशाह के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते थे, बल्कि हस्पानवी अकाउंट से पता चलता है कि एक मरतबा उन्होंने अपने बादशाह हुआइना के मरने पर गम में आकर 4000 कुर्बानियाँ दी थीं। लेकिन इनकी कुर्बानी का तरीक़ाकार एज़टेक लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता था। एज़टेक्स तो बहुत ब्रूटल तरीके से कुर्बानियाँ करते थे, लेकिन इंकास के यहाँ कुर्बानी 2 तरह से होती थी। एक तो जानवरों की कुर्बानी, छोटे ऊँट जैसा दिखाई देने वाला ये जानवर कि जिसे लामा कहते हैं, और ये एंडीज़ के पहाड़ों के लिए ख़ास है, ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। तो सफ़ेद रंग का लामा एक पाकीज़ा कुर्बानी के लिए सबसे बेहतरीन समझा जाता था, लेकिन ख़ास मौक़ों पर फिर लामा की कुर्बानी इंसानी कुर्बानी में तब्दील हो जाती थी। एक बात की जो बहुत ही हर्टफुल है और मुझे कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कि उनके लिए सबसे अच्छी कुर्बानी उसकी होती थी कि जिसकी उम्र सबसे कम हो। मेरा दिल नहीं मानता
कि मैं इन मनाजिर का आर्ट वर्क बना कर दिखाऊँ या फिर इवन कि उस चीज़ को इतना डिस्कस भी करूँ। लेकिन जिसकी जितनी कम उम्र होती थी उतनी ही उसकी कुर्बानी अजीम तस्वुर होती थी। वो लोग इन मासूमों को नए कपड़े पहनाते, कभी कभार कोई मशरूब या कोई चीज़ पिलाकर उन्हें गनूदगी के आलम में बर्फ़ पोश पहाड़ों की चोटियों में ले जाकर दफन कर देते थे। आई डोंट नो कि वो ये सब कैसे कर लिया करते थे, लेकिन इतना जुल्म, इतनी सफाकी देखकर फिर सही मानों में अपने दीन की पाकीज़गी का एहसास होता है कि जिसने हमें बच्चों से मोहब्बत करना सिखाया, यतीम के सर पर हाथ रखना सिखाया, इवन के यतीम बच्चों के मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलाम ने ये तक सिखाया है कि उनकी किफ़ालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा कि जैसे ये 2 उंगलियां। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत और दरमियान की उंगली की तरफ इशारा किया था। तो जिन मासूम बच्चों के मुतल्लिक हमें इस तरह की बातें सिखाई गई हैं, इंकाज उनके हवाले से कितने पत्थर दिल थे। और फिर इन बातों से पता चलता है कि हमारा दीन एक बेहतरीन दीन क्यों है। खैर, अब जबकि आपको इंकाज का तारुफ मिल चुका है तो इस सवाल की तरफ आते हैं कि उन्हें ये तामीरात करना सिखाया किसने था, और यहाँ से ये दास्तान खासी दिलचस्प हो जाती है। इंकाज के मुताबिक आसमान से लंबे कद और सफ़ेद कपड़ों वाला एक शख्स आया था कि जिसके हाथ में एक तवील आसा और किताब जैसी कोई चीज़ थी। उसने लोगों को खेती बाड़ी करना और तामीरात करना सिखाया, ऐसी तामीरात के जो आम इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल होती थी। और फिर उस शख्स की जो डिस्क्रिप्शन इंकाज देते हैं उससे महसूस होता है कि वो एंडीज़ का मुकामी नहीं था, बल्कि वो बताते हैं कि उसकी जिल्द गोरी थी, दाढ़ी सफ़ेद थी और कद लंबा था। और ये खसूसियात एंडीज़ के लोगों की नहीं होती, बल्कि लगता है ऐसा ही है कि जैसे वाकई वो कहीं और ही से आया था। और इस एहसान के बदले इंकाज उसके इतने शुक्रगुजार हुए कि उनके हर बादशाह ने उस शख्स की तरह का ताज पहनना शुरू कर दिया। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ताज को आपने अपने जहन में रखना है। मैं आपको 18 इंका बादशाहों की तस्वीर दिखा रहा हूँ, और ये तस्वीर उन हस्पानवियों ने बनाई हैं कि जिन्होंने बादशाहों को खुद देखा था। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि एक बात हर बादशाह में कॉमन है कि हर एक के ताज में 2 पर लगे हुए हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा, 2 खड़े हुए पर कि जो एक रिप्रेजेंटेशन है उस आदमी के ताज की कि जो आसमानों से आया था और जिसके ताज में 2 सींग लगे हुए थे। और उन सींगों की अलामत के तौर पर इनका बादशाहों के ताज में भी 2 पर लगाए जाते थे। कौन हो सकता है ये 2 सींगों वाला बादशाह? आपको पता है कि उसका जिक्र एंशिएंट यूरोप के कैल्टिक लोगों में भी मिलता है। उन्होंने कोई किताबें तो नहीं लिखी, इसलिए हमें उनके मुतालिक सिर्फ उनके खंडरात से पता चलता है। और अपने खंडरात में उन्होंने एक सतून बनाया था कि जिसे द पिलर ऑफ बोटमैन कहते हैं। उस पिलर पर भी उन्होंने एक ऐसे शख्स के मुतालिक लिखा है कि जो आसमान से आया था और जिसके ताज में 2 सींग लगे हुए थे, और जिसका नाम उन्होंने कर्नोनोस रखा था, यानी 2 सींगों वाला। और कैल्टिक लोगों के मुताबिक ये शख्स जानता था कि तामीरात कैसे करनी है। फिर एंशिएंट इजिप्शियंस की तरफ आए। उनके बड़े बड़े अहरामों और मंदिरों की दीवारों पर अक्सर एक तस्वीर देखने को मिलती है कि जिसे वो आमोन कहते हैं, इजिप्शियंस का एक बहुत बड़ा देवता, जिसके मुतालिक उनका मानना था कि 4,500 साल पहले आमोन सूरज की तरफ से ज़मीन पर आया और उसके सर पर 2 सींग लगे हुए थे, और उसने मिस्रियों को सिखाया कि बड़े बड़े अहराम कैसे बनाने हैं। अब कुछ जगह पर आमोन की तस्वीर कि जिन्हें इजिप्टोलॉजी की ज़ुबान में हायरोग्लिफ्स कहते हैं, कुछ जगह पर आमोन की जिल्द का रंग ब्राउन बनाया गया है, लेकिन कुछ जगह पर आमोन की स्किन टोन ब्लू रंग में दिखाई गई है, एक अलामत के तौर पर कि आमोन नीले रंग के आसमान से आया था और फिर ज़मीन में आकर उसने तामीरात करना सिखाई थी। अब मैं आपको बड़े मज़े की एक बात बताता हूँ। आज से सिर्फ 200 साल पहले कि जब एंशिएंट इजिप्शियन ज़ुबान ट्रांसलेट होना शुरू हुई थी, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने आमोन की ट्रांसलेशन में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। उन्होंने आमोन को यूँ ट्रांसलेट किया कि आमोन द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, यानी आमोन बनाने वाला देवता, लेकिन दर हकीकत ये ट्रांसलेशन बनती थी आमोन द लॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन,
उसका मतलब भी यही होता है, बनाने वाला देवता, लेकिन मानी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बनाने वाला देवता वो देवता कि जो तामीरात बनाना जानता था, और उससे फिर एंशिएंट इजिप्शियंस ने एहराम बनाने सीखे। और वो देवता वो भी अपने सर पर कोई ऐसा ताज पहनता था कि जिसके ऊपर 2 सींग लगे होते थे। और सबसे दिलचस्प बात कि ऐसी ही एक हस्ती का जिक्र अल कुरान में भी मिलता है, जुल्करनैन के नाम से, कि जिन्होंने याजूज और माजूज और एक मासूम कौम के दरमियान एक इंतहाई इंटेलिजेंट डिज़ाइन वाली दीवार बनाई थी। और कुरान ही से पता चलता है कि जुल्करनैन ने भी सफ़र हर तरफ का किया था, और उनके नाम का मतलब भी 2 सींगों वाला ही होता है। न माई थ्योरीज कि ये जुल्करनैन ही थे कि जिन्होंने सदियों पहले कदीम मिस्रियों यानी एंशिएंट इजिप्शियंस और इंकास को एच ब्लॉक्स जैसी इम्पॉसिबल तामीरात करना सिखाया था, क्योंकि जुल्करनैन इंतहाई मजबूत और इंटेलिजेंट डिज़ाइंस बनाने के एक्सपर्ट थे। और फिर जुल्करनैन यानी 2 सींगों वाले के 2 सींगों ही की यादगार में इंका एम्पायर के हर बादशाह ने एक ऐसा ताज पहना कि जिस पर 2 पर लगे होते थे। उन 2 सींगों की अक्कासी में कि जो जुल्करनैन के ताज पर डेकोरेट हुए हुए थे। नो वंडर के एहराम जैसी तामीरात हमें पूरी दुनिया में नज़र आती हैं, क्योंकि उन्हें इंस्पायर करने वाली हस्ती शायद एक ही थी, जुल्करनैन। सूडान में 250 से ज़्यादा एहराम बने हुए हैं, मिस्र में 138, मैक्सिको में 100 से ज़्यादा, चाइना में कमोबेश 38, पेरू में यानी जिस मुल्क की आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी 30 से ज़्यादा एहराम बने हुए हैं। और फिर दूसरे छोटे मोटे ममालिक मसलन ग्वाटेमाला, बेलीज़, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और आयरलैंड वगैरह, किसी में 2 एहराम मिलते हैं, किसी में 6। और आप में से जो लोग वर्ल्ड मैप से वाकिफ़ हैं वो समझ गए होंगे कि जितने मुल्कों के नाम मैंने लिए हैं वो मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में मौजूद हैं। और कुरान के मुताबिक जुल्करनैन ने भी हर तरफ का सफ़र किया था, तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि वो शख्स के जो तामीरात के हुनर से वाकिफ़ था, कि जो कुरान के मुताबिक लोहे की दीवारें बना लेता था और जिसने मशरिक़ व मगरिब का सफ़र किया था, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एंडीज़ पहाड़ों में भी जुल्करनैन ही आए होंगे कि जिनसे इंकाज़ ने फिर ये तामीरात सीखी होंगी। जुल्करनैन कौन थे, इस पर मैं पूरा एक सीज़न बना चुका हूँ कि जिसमें बड़ी डिटेल के साथ जुल्करनैन और याजूज माजूज की दुनिया डिस्कस हुए हैं। लिहाजा अगर वक्त मिले तो आप वो सीज़न ज़रूर देखिएगा। लेकिन फ़िल वक्त ये कंक्लूजन काफ़ी लॉजिकल लगता है कि इजिप्ट के अहरामों यानी पिरामिड से लेकर एंडीज़ के पिरामिड्स तक हैरत अंगेज़ तामीरात करने या सिखाने के पीछे कहीं ना कहीं जुल्करनैन ज़रूर है, कि जिन्होंने हर तरफ का सफ़र किया था और किया आसमानों के ज़रिए था। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा कहा था कि जुल्करनैन बादलों में सफ़र किया करते थे, बादल उन्हें लेकर उड़ा करते थे। काब इब्न अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा बताया था कि जुल्करनैन अपना घोड़ा सुरैया सितारे के साथ बांधते थे। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आगे से कहते कि क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि हमने उसे हर चीज़ के असबाब दे दिए थे। तो एग्जैक्टली यही पहचान तो कदीम इंकाज़ और मिस्री बताते हैं कि आसमान से बादलों से सफ़ेद कपड़ों वाला एक शख्स आया कि जिसने हमें तामीरात के हुनर सिखा दिए। इट ऑल मेक्स सेंस। इंकाज़ के हाँ ऐसी ऐसी तामीरात हुई हुई हैं कि माहिरीन ने कुछ ब्लॉक्स पर माइक्रोमीटर लेवल प्रेसिजन की कटाई नोट की है, कि जो हाथ के औजारों और बात बात पर इंसानी कुर्बानी करने वाले लोगों के हिसाब से बहुत एडवांस टेक्निक लगती है। इन ब्लॉक्स में ऐसे ऐसे ड्रिल होल्स बने हुए हैं कि जो पावर टूल्स या फिर किसी इंतहाई एडवांस कटिंग मशीन के बगैर नामुमकिन लगते हैं। बट देयर दे आर। डेफिनेटली उन्हें किसी ने सिखाया था, और मेरा मानना है कि वो जुल्करनैन ही थे कि जो बादलों पर सफ़र करते करते वहाँ तक गए थे। वहाँ आकर उन्हें तामीरात और तालीमात दोनों के हुनर सिखाए। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर इंकाज़ में भी करप्शन फैल गई और उनके अकायद करप्ट हो गए। माचू पिचू और पुयमापुंकु इन दोनों के मुतालिक एक कदीम रिवायत मौजूद है कि जब चाँद, सूरज और ख़ास सितारे एक मखसूस अलाइनमेंट में आते हैं तो इन तामीरात के कुछ पत्थर चमकने लग जाते हैं और उनके दरमियान एक तरह का रोशनी का दरवाज़ा बन जाता है।
और इंकास के मुताबिक उस दरवाजे से आसमान और दूसरी दुनियाओं का सफ़र हो सकता है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्यूमा पुंकू के नाम का मतलब ये होता है प्यूमा का दरवाज़ा, एक ऐसा दरवाज़ा कि जो आपको प्यूमा की दुनिया में लेकर जा सकता है। और प्यूमा एग्जैक्टली कैसी दुनिया है, नोबडी नोज़। और आपको पता है कि ये वाली बात कि जो आखिर में मैंने आपको बताई है, जब स्पेनियर्ड्स ने इंका एम्पायर को टेक ओवर कर लिया तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि इस दरवाज़े के मुतल्लिक कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन कहते हैं कि 3 चीज़ें हमेशा के लिए छुपी नहीं रह सकती, सूरज, चांद और सच। और सच तो यही है कि प्यूमा पुंकू और माचू पिचू इस दुनिया के पूरे असरार और हैरान कुन तरीन मुकामात हैं कि जिनके राज़ों को आज तक माहिरीन मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं पाए, लेट अलोन उन दरवाज़ों को कि जो यहाँ पर खुलते हैं। और अब एक आखिरी सवाल कि बिल आखिर इंकास के साथ हुआ क्या था, क्यों उन्होंने अपने बुलंदो बाला महलात अचानक छोड़ दिए। और इस जवाब की शुरुआत होती है 1526 के जुलाई से। पिछले किस्त के अंदर मैंने आपको एक हस्पानवी कॉन्किस्टाडोर हर्नैन कोर्टेज़ के मुतल्लिक बताया था। उसी कोर्टेज़ की दास्तानों से मुतासिर होकर एक और कॉन्किस्टाडोर फ्रांसिस्को पिज़ारो ने अमेज़न के जंगलात में सोने की तलाश का सफ़र शुरू किया। लेकिन यह सफ़र शुरू करते ही उसे बेतहाशा तकालीफ उठानी पड़ी। पहले वो लोग समुद्री तूफ़ान में फंस गए, पिज़ारो की बल्कि एक आंख भी ज़ाया हो गई। लेकिन क्या करें, कोर्टेज़ से सोने की दास्तानें भी सुन रखी थी। लिहाजा 2 साल बाद एक मरतबा फिर से सफ़र शुरू किया। और इस दौरान कि जब अभी ये लोग पेरू पहुँचे भी नहीं थे कि उन्हें एंडीज़ के पथरीले साहिलों पर एक कश्ती जाती दिखाई दी कि जो कपड़ों, बर्तनों, चांदी और डॉग ग्रीन एमरल्ड के अलावा टनों के हिसाब से सोना लेकर जा रही थी। तो फ्रांसिस्को ने उस कश्ती को रोक लिया और करीब कोलंबिया में मौजूद स्पेनिश गवर्नेंस को एक ख़त भेजा कि देखो, यहाँ तो बड़ा सोना है, लिहाजा मेरे लिए कुछ और आदमी भी भेजो ताकि हम सब मिलकर इंका लोगों पर दावा बोल सकें। लेकिन गवर्नर के दिल में पता नहीं क्या आई, उसने न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि कहा कि नहीं, उल्टा तुम्हारे साथ जो साथी हैं उन्हें भी वापस कोलंबिया भेज दो। और इस जवाब के साथ गवर्नर ने आदमियों को वापस लाने वाला एक जहाज़ भी भेज दिया। और तब पिज़ारो ने एक तारीखी जुमला कहा। उसने साहिल की रेत पर बैठकर अपनी उंगली से रेत में एक लकीर खींची और कहा कि यहाँ से आगे पेरू है अपने ख़जानों के साथ, और यहाँ से पीछे पानामा है अपनी गुर्बत के साथ। यहाँ मौजूद हर आदमी इसी वक्त फ़ैसला कर ले कि वो लकीर के किस तरफ जाना चाहता है। और फिर 13 लोगों ने पिज़ारो के साथ मिलकर आगे इंका एम्पायर जाने का फ़ैसला किया कि जो बाद में द फेमस 13 कहलवाए। और वहाँ से फिर वो लोग आज के टुम्बेस रीजन पहुँचे कि जहाँ इंका बादशाह रहता था। और उसके मुतालिक वो लोग लिखते हैं कि बादशाह के घर पर जगह जगह सोने और चांदी की डेकोरेशन हुई हुई है, यहाँ तक कि उसके तो पर्दे भी सोने की जंजीरों से बने हुए हैं। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने लामा नामी जानवर देखा था कि जिन्हें उन्होंने छोटे ऊँट कहकर अपनी किताबों में रिकॉर्ड किया है। और मुकामी इंकाज ने उन्हें यानी स्पेनियर्ड्स को चिल्ड्रन ऑफ द सन का नाम दिया क्योंकि उनकी जिल्द बड़ी सफ़ेद थी। लेकिन इस तमाम तर वार्म वेलकम के बावजूद इंकाज ने हिस्पानियों को अपने ख़जानों के मुतालिक फिर भी कुछ नहीं बताया। अब पिज़ारो की आंखों में भी कोर्टेज़ की तरह सोने के शहरों के ख्वाब बसे थे, तो भला वो इतनी जल्दी कैसे गिव अप कर देता। लिहाजा उसने सोचा कि इस मरतबा में गवर्नर के बजाय डायरेक्ट स्पेन के बादशाह के पास जाऊंगा। चुनाचे वो चार्ल्स वन के पास गया, उसे पेरू में मौजूद सोने और चांदी की दास्तानें सुनाई और तकरीबन 200 आदमी, एक तोप और 27 घोड़े लेकर दोबारा वापस पहुंच गया। और बस फिर क्या था, इंका लोगों ने कभी ज़िंदगी में घोड़े नहीं देखे थे। और तोप तो उनके लिए ऐसी थी कि जैसे आसमान से उतरी हुई कोई चीज़ होती है, आग उगलने वाला लोहे का इफरीत। ये सब देखकर बादशाह समेत इंका लोगों का एक वफ्द हिस्पानियों के साथ मुलाकात करने आया। और पिज़ारो ने एग्जैक्टली वही कुछ किया कि जो कोर्टेज़ ने किया था। उन्होंने बादशाह को अरेस्ट कर लिया। बादशाह कि जिसका नाम अतुहाल्पा था, उसने पिज़ारो को एक ऑफ़र दी कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इस कमरे के बराबर भर कर सोने की ईंटें दूंगा और इस कमरे से डबल साइज़ के बराबर चांदी की ईंटें।
पिज़ारो मान गया और मज़े की बात के इंकाज ने यह तावान दे भी दिया। हस्पानवियों के घोड़ों पर भर भर कर उन्होंने सोने की ईंटें ला दी, लेकिन पिज़ारो अपने वादे से सरासर मुकर गया और बादशाह का कत्ल कर दिया। और देखिए कि अब यहाँ से आगे फिर बड़ी सबक आमोज सी दास्तान है। तमाम तर ताकत के होते हुए भी इंकाज ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। उन्होंने खामोशी से हस्पानवियों की ताबेदारी कबूल कर ली। उनके लिए बादशाह की मौत एक तरह से उनके देवता की मौत थी। चुनाचे चुपचाप उन्होंने हस्पानवियों की मुलाजमत या ग़ुलामी कबूल कर ली। वो हस्पानवियों के ग़ुलाम बन गए। वो उनके लिए सोने और चांदी की कानों में काम करने लग गए। निकाल निकाल कर वो ये दौलत हस्पानवियों को देने लग गए। और हस्पानवी आगे से देखें क्या कर रहे थे कि पहली बात, वो इंकास को किसी किस्म की कोई सैलरी नहीं देते थे, और दूसरी बात कि अगर कान में काम करते हुए कोई इंका मजदूर मारा जाता तो उसके घर वालों को फ़ौरन से उसकी रिप्लेसमेंट भेजनी होती थी, चाहे वो फिर उसका भाई आए या उसका बाप। और माइंड यू कि जिस तरह के ये पहाड़ हैं, उनमें हर साल लाजिम सैकड़ों लोगों की मौत होती थी। और यूँ जब लोग एक एक करके मरते चले गए तो धीरे धीरे इंका एम्पायर का नक्शे से ही ख़ात्मा हो गया। वो एम्पायर की जिसने नाकाबिले यकीन किस्म की तामीरात की, 1572 में आकर वो खुद बेनाम हो गई। इंका एम्पायर की दास्तान कई ज़ावियों से अपने अंदर हमारे लिए इसबाक रखती है। ये सल्तनत बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। शानदार इमारतें, मुनज़्ज़म ज़राअत यानी टेरेस फार्मिंग, और फिर पानी पर कंट्रोल। लेकिन जब तोहम परस्ती और बुज़दिली गालिब आ गई तो पूरी एम्पायर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 27 घोड़े और एक तोप ही काफ़ी हो गए। अगर वो हस्पानवियों से उनकी ज़ुबान सीख कर, उनकी नफ्सियात को समझ कर उनके साथ हिकमत अमली के तहत डील करते, जैसा कि अल-बकरा में है कि लोगों के साथ बेहतरीन तरीक पर बात करो, तो शायद इनका का अंजाम भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। लेकिन सबसे बड़ी थी बात पॉलीथीइज़म की, खालिक के बजाय मखलूक की इबादत। किस तरह वो लोग सूरज, चाँद और बादशाह को अपना माबूद बनाए बैठे थे, किस तरह वो उनके लिए बेदरे कुर्बानियाँ किया करते थे। इंका एम्पायर की केस स्टडी हमें वहदानियत की असल ताकत सिखाती है। सूरह यूसुफ की वो आयत याद दिलाती है कि ये जो कुछ तुम पूज रहे हो ये सिर्फ नाम है कि जो तुमने रख ली है। इंका ने तो दर्जनों नाम रखे हुए थे, वैराकोचा, इंती, कास्का, कौन और दर्जनों दूसरे कि जिनकी वो इबादत करते थे। बर आज़म की सबसे बड़ी ताकत कि जो गुमराही की वजह से सफ़ाई हस्ती से ही मिट गई। यहाँ पहुँचकर हमारी आज की एक किस्त मुकम्मल होती है, लेकिन अगले किस्त में अब एक ऐसा टॉपिक आने वाला है कि जो ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप भी दुनिया भर से दिलचस्प मालूमात सुनना और जानना पसंद करते हैं तो आपको भी अगली किस्त इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी। लेकिन अब आपने दो काम ज़रूर करने हैं कि एक तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दूसरा ये कि इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को इसी तरह खूबसूरती के साथ जारी रखने के लिए एक मरतबा कमेंट सेक्शन में लिखे मेरे पिंड कमेंट, टॉप कमेंट को एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस कमेंट में मेरी तरफ से आप सब के लिए एक बहुत ज़रूरी पैगाम है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।